अकॉर्डिंगली मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, ब्रेक पे जी जब हम गए थे तो हम चेन रूल जो है प्रोबेबिलिटी का और कंडीशन प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है वो देख रहे थे। और बेसिकली चेन रूल ये होता है कि जब एक दो से ज़्यादा इवेंट अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पर कैसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और ये रूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी ये थोड़ी देर तक आप देखिएगा, जैसे एक वर्ड आया तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ये आ रहा है, उसके बाद अगला वर्ड क्या आएगा, एक मिसाल है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसी तरह से अगर हम जैसे बात करेंगे पीओएस टैगिंग की, अ, हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो जो वर्ड आ रहा है इसका क्या टैग बनता है, तो उसमें भी ये जो है चेन रूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो वी विल सी दीज एग्जांपल्स जैसे ही हम आज का लेक्चर जो है वो फॉर्मल एनएलपी में स्टार्ट करेंगे। तो जो रूल होता है इसका वो ये होता है कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि फर्स्ट इवेंट हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे ये देखिए कि थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड गिवन दैट पिछले दो इवेंट हो चुके हैं, जैसे ये देखें, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी कि उससे प्रीवियस n-1 तक जितने सारे इवेंट्स हो चुके हैं उन तमाम की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। वैसे हम देखेंगे कि वी आर लकी इनफ कि एक बड़ा ज़बरदस्त रूल हमारे पास है, एक बड़े जीनियस बंदा था जी, मार्कॉफ। तो उसने दिया हुआ है, तो वो हम यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये था जी चेन रूल। यहाँ पर जी हमारी बात एंड हुई थी। तो जी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जो नो दुनिया में सर। जो सबसे बड़े स्टैटिस्टिशियंस आज तक आए हैं, अगर आप स्टैट्स वाले लोगों की बात करेंगे तो आपको रशियन जो हैं लोग, उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा नजर आएंगी। और मैथमेटिक्स में भी रशियंस की जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। जी बेटा, आप स्लाइड्स देख सकते हैं। जी सर, शो हो रही हैं। ओके, चलें जी आगे चलते हैं जी। दैट्स इट जी। ये था जी वो ब्रीफ सा, समझ लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो जो अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी और स्पेशली जो चेन रूल है। सर स्लाइड्स नहीं शो हो रही हैं आपकी। बेटा वो ख़त्म हो गई है ना, वो था वो लास्ट जो था बेटा स्लाइड, वो वही थी जो हमने चेन रूल की बात की थी। जी सर। ठीक है, वो आगे मज़ीद कोई स्लाइड्स नहीं है। तो लेट्स नाउ फॉर्मली बिगिन। आज का जो हमारा असल में जो लेक्चर है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग का। अगेन बेटा ये स्लाइड्स आपसे शेयर हो चुकी हुई हैं। प्लीज़ सी गूगल क्लासरूम। मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ जी। जी बेटा मैंने स्लाइड्स आपसे शेयर की, आप देख सकते हैं। जी सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा बेटा, हम इसमें एन ग्राम्स की बात करेंगे। ओके, विच इज़ एक्चुअली एन नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये एन ग्राम क्या होते हैं और ये क्या कर रहे हैं हम इनके साथ। तो ज़्यादातर देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक हमारा सेक्शन होगा। और अगर आपने वाकई एनएलपी में कुछ यूज़फुल काम करने हैं तो इस पार्ट की नॉलेज जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यूँ समझिएगा कि फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला कंटेंट जो है ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो लेट्स बिगिन द लैंग्वेज मॉडल्स या लैंग्वेज मॉडलिंग। ओके जी, अब बैड लैंग्वेज मॉडल एक बड़ी मज़ेदार आपके सामने स्लाइड है। और रिपीट आफ्टर मी, आई स्वेयर टू टेल द ट्रूथ। तो ज़रा वो देखें वो क्या कह रहे हैं, आई स्वेयर टू स्मेल द शूप। तो ये एक एग्जांपल है। दिस इज जिसे कहते हैं, एक जोक किसी ने दिया हुआ है कि व्हाट कुड बी अ बैड लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर क्या बात हो रही है और आगे जो अंडरस्टैंड हो रही है बात, वो जो अगला कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो जी ओके, तो व्हाट्स अ लैंग्वेज मॉडल। अ लैंग्वेज मॉडल इज अगेन जो सिंपल है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी है जी ओवर वर्ड्स एंड कैरेक्टर सीक्वेंसेस। तो देखिए हमने अभी तक जो प्रोबेबिलिटी की बात की, हमने बात की है नंबर्स की।
अब जो हम प्रॉबिलिटी, बिकॉज हम अब वर्ड्स की लेवल पे आ गए हैं, बिकॉज हम एनएलपी की बात कर रहे हैं, तो एनएलपी के अंदर जो भी काम बेटा होता है वो वर्ड्स पे होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड की सीक्वेंस के ऊपर लगाई जाती है, दैट इज जिसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सेंटेंस यहाँ गिवन है, एंड नथिंग बट द ट्रूथ, तो अगर हम कहें कि जी इस टोटल सेंटेंस या जितने ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो इस टोटल पांचों वर्ड्स की जो टोटल प्रोबेबिलिटी, कितने एग्जाम्पल दी हुई है बेटा यहाँ पर 0.001, ये आया कहाँ से है, ये इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी गई कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी समथिंग लाइक दिस, कि जो जो हमारे पास वर्ड या सीक्वेंस आ रहे होंगे, जैसे ये एक वर्ड्स का सीक्वेंस है, हम जानना चाहते हैं जी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ये क्यों जानना चाहते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अभी आपको इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की भी जो है वो अ, हो जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल एंड नॉट सिंग ऑन द रूफ, इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। ये देखें ज़रा, ये सेंटेंस चेक करें, ये नट्स का पता है, ये नट्स किसको कहते हैं? जी एनीवन? सर ये ड्राई फ्रूट्स टाइप चीज होगी। जी एग्जैक्टली वो भी हो सकता है, लेकिन जो अमेरिकन है ना, वो पता है नट्स किसको कहते हैं? क्रेजी को। जो क्रेजी बंदा होता है ना, उसको आप फिल्मों में आपने सुना होगा, ही इज नट्स। तो वो नट्स कहते हैं पागल दा पुत्र जिन्हों कहते हैं ऐसी पंजाबी में। तो अब देखें फॉर एग्जांपल ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगेन जो एग्जांपल बेटा ये दी गई है आपको, ये नहीं है कि ये 0 आया कैसे है, दिस इज नॉट द पॉइंट हियर। पॉइंट ये है कि अब हमने कुछ वर्ड्स हमारे पास गिवन होंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगी, याद रखिएगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे, और हमने देखना है कि उन सेंटेंस में वो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये बड़ी यूजफुल है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, लेट्स सी दैट। तो आज का जो गोल है ये है कि हमने ये देखें डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गई, तो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है जी किसी एक सेंटेंस जिसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई विंड्स टुनाइट जो है वो ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज विंड्स टुनाइट। व्हाई? बिकॉज बेटा हमेशा याद रखिएगा कि हाई विंड्स होती हैं, लार्ज विंड्स नहीं होती हैं। इसलिए हाई के आने की विंड्स के साथ प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी बेनिस्बत लार्ज के विंड्स में आने की। तो ये मशीन ट्रांसलेशन जो है ऐसी चीज़ों को लेट से कि वो डिटेक्ट करके ये कहेगी कि यहाँ हाई आना चाहिए। इसी तरह स्पेलिंग करेक्शन, ये इसमें एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ऑफिस इज अबाउट 15 मिनट्स, और ये स्पेलिंग चेक करें मिनट्स के। ठीक है। फ्रॉम माई हाउस फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में देखिएगा अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम, ये नोट कीजिएगा, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, जाहिर है ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें जो वर्ड्स हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सीक्वेंस ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी देन दिस, क्योंकि यहाँ पर नोट कीजिएगा मिनट्स के जो जो स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है। सो एक ये भी एप्लीकेशन है। स्पीच रिकग्निशन में फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ वैन, इसकी प्रोबेबिलिटी वुड बी हायर देन कोई ये कहे आइज ऑफ एन। किसी को ये समझ आई है? जाहिर है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो अगर किसी ने स्पीच ये बोला है सेंटेंस और मशीन ने ये रिकग्नाइज किया है, तो ये ठीक नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन में। तो इस सेंटेंस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है जाहिर है इससे ज़्यादा होगी। इसी तरह से समराइजेशन, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जी समराइजेशन का। मेरा जो एक कोलीग है वो टेक्स्ट समराइजेशन पे पीएचडी कर रहा है जी इस वक्त मेरे साथ। और क्वेश्चन आंसरिंग ये मेरा एरिया है जी ऑफ पीएचडी, क्वेश्चन आंसरिंग का। इसके अंदर भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और मेरा इस वक्त एक एफवाईपी चल रहा है अंडर ग्रेजुएट का, जिसमें हम विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग पे काम कर रहे हैं। वो जो बेसिकली हमने आइडिया दिया था इमेज कैप्शनिंग का, उसको अब हमने विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग में ट्रांसलेट करे। वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़, एंड दीज आर दी डिफरेंट एप्लीकेशंस जनाब, जहाँ पर हमें वर्ड्स को, उनकी तरतीब को या वर्ड्स को हमें प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी। और जाहिर है अगर हम इन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, तो ये कौन से वाली प्रोबेबिलिटी हम असाइन करेंगे, बिकॉज एक से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं जनाब, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही आएगा। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताते जाएं।
वरना मैं फिर आगे चलता जाऊँ। नो सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, राइट। तो एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स, एलएम लैंग्वेज मॉडल है बेटा, ठीक है। स्पीच रिकग्निशन, स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, स्पेलिंग करेक्शन, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट नहीं होता, फाइंड आउट होता है। ये देखें, तो वो अगेन प्रोबेबिलिटी से फाइंड किया जा सकता है कि ये सेंटेंस में वर्ड ठीक आया है कि नहीं आया। स्पेलिंग करेक्शन, इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेलिंग करेक्शन के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं और वो फौरन जो है वो मे बी वो हाईलाइट कर रहा होता है वर्ड्स को, मे बी वो भी इसी तरह से कोई स्टेटिस्टिक्स यूज़ कर रहा हो बिहाइंड द सीन्स, वी आर नॉट श्योर एक्चुअली कि वो किस तरह से वो फाइंड कर रहा है। कैरेक्टर डिलीशन, इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन, स्वैप्स, तो कहीं से कोई करेक्टर डिलीट हो गया, वो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है, सेंटेंस गलत भी हो सकता है। इंसर्शन हो गई गलत, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स की होगी अगेन, जो अगेन हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं बिकॉज करेक्टर सीक्वेंसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको लैंग्वेज मॉडल जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा होता है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, OCR, हैंड राइटिंग रिकग्निशन, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस जहाँ पर लैंग्वेज मॉडल्स, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हमने सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी देनी है। तो प्रॉब्लम्स विद एनग्राम्स, फॉर एग्जांपल द लार्ज ग्रीन क्वेश्चन, आगे है एक जिसे कहते हैं ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर क्या हो सकता है, लार्ज ग्रीन माउंटेन है, लार्ज ग्रीन ट्री है, देयर कुड बी अदर कॉम्बिनेशंस आल्सो। एंड इसी तरह से सू, ये अब एग्जांपल ये यूं क्यों दी जा रही है, बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा और आपको कैसे पता चलेगा जो आपने ऑप्शन पिक की है वो ठीक पिक की है। तो दिस इज वेयर लैंग्वेज मॉडल विल हेल्प यू आउट, कि वो प्रोबेबिलिटी इस पूरे सेंटेंस की फाइंड करके आपको बता देगा। लेट्स से आप यहाँ से माउंटेन चूज करते हैं तो बता देगा, इसलिए आप यहाँ ट्री यूज करते हैं। अगेन इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दोनों ठीक हैं ये, लेकिन आपका यहाँ पर मीनिंग क्या था इस वर्ड को रखने का, मे बी दैट इज वेयर लैंग्वेज मॉडल आपकी हेल्प कर सकता है। तो सू जो है उसने कोई स्वॉलो कर ली, ग्रीन व्हाट, कोई टैबलेट उसने, पिल जिसे कहते हैं। अच्छा, अमेरिकन जो है वो पिल कहते हैं, जो ब्रिटिश हैं वो टैबलेट कहते हैं। अब ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। ब्रोकोली जो है, क्या उसने कोई कोई दवाई खा ली है या उसने कोई ब्रोकोली जो है वो खा ली है, क्या खा ली है, अब दोनों यहाँ पर आ सकते हैं, बट विच वन मेक्स मोर सेंस, ठीक है ना। बट वही बात है, नोइंग दैट सू swallowed helps narrow down the possibilities। ज़ाहिर है swallow का वर्ड आया है, तो swallow तो वही चीज़ की जा सकती है ना जो खाई जा सके। तो उससे वो कहते हैं कि जी कि जो आने वाले अगले वर्ड्स की जो यहाँ पर ब्लैंक है, ज़ाहिर है उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम रह जाती हैं। तो लेकिन बात ये है कि हाउ फार बैक डू वी लुक, कि हम कितनी ऑप्शंस को जो है वो लुक करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कोई अगर क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर वर्ड लगाना है तो हम कितने पॉसिबल वर्ड्स हैं जिनमें हम इस चीज़ को सर्च करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेज मॉडल, सर जी जी सर ये कैसे पता चलता है कि हमने किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? जैसे वो पिछली स्लाइड में एग्जांपल थी फाइंड और फाइंड की, जी तो जी उसमें तो हम ये देखे तो हम कह रहे थे कि हमने फाइंड या फाइंड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि नहीं, यहाँ फाइंड की फाइन ज्यादा आ ही नहीं होगी या सकता फाइंड। बेटा, ये फाइन का वर्ड आ ही नहीं सकता यहाँ पर, ये गलत है सेंटेंस। यस सर, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में से हमने किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी है वो चेक करनी है? जी बेटा वो देखते हैं कि वो ये कॉम्बिनेशन सारे चेक होते हैं, इसके साथ फाइंड आया है मसलन, फाइन है, फाइन आउट के साथ आया है, तो देखा जाएगा कि फाइन आउट का जो वर्ड है ये आता है कहीं पे, अगर आता है तो किस तरह से आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। टू फाइन, सर यस टू सर। फाइन आउट का कॉम्बिनेशन तीन वर्ड्स का, मसलन मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि जी मैं सिर्फ तीन वर्ड्स के ऊपर फोकस कर लेता हूँ, टू फाइन आउट। टू फाइन आउट को देखा जाएगा कि ये क्या, ये करेक्टली किसी सेंटेंस में आता भी है कि ग्रामेटिकली ये ठीक भी है कि नहीं कॉम्बिनेशन। तो वो तो वहीं पे भी ये चीज़ चेक हो सकती है। तो लेकिन जो वर्ड आता है एथलीट वो आता है टू फाइंड आउट, ये वाला, ये दिस इज करेक्ट। तो अभी हम बेटा आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड की जाती है और किस तरह से लेट से ये पता चलाया जाता है कि इसको यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक मिसाल है जो आपने क्वेश्चन किया। सो हम यहाँ पर से ये जी हमने ही कर लिया, ओके। तो प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग, वही बात आ गई। प्रोबेबिलिस्टिक अभी हमने बात की है जी। तो हमारा गोल क्या है जी,
हमने सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी जनाब हमने फाइंड करनी है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, विद डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ड्स, और इसके अंदर वे वी कैन हैव डिफरेंट वर्ड्स, W1 W2 W3 ये सारे कुछ वर्ड्स हैं और ये इकट्ठे आ रहे हैं। रिमेंबर मैंने बेटा आपको बताया था कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमा B जो होती है यहाँ पर W1 कॉमा W2, इसका मतलब है कि W1 W2 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी। तो W1 W2 W3 एंड अप टू WN ये इकट्ठे कहीं पे आ रहे हैं, इनके आपस में आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दैट इज़ द गोल, दैट इज़ एक्चुअली द गोल, और यही वो चीज़ है जो हमें लैंग्वेज मॉडल जो है वो बताता है कि किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। और इसका जो एक रिलेटेड टास्क है, जाहिर है अगर हमने ये पता करनी है तो बेटा आपको पता है कि इसकी जो चेन रूल में था वो किस तरह से पता करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपकमिंग वर्ड वो कैसे पता होगी। फॉर एग्जांपल W1 टू W4 पहले आ चुके हैं, जैसे 4 वर्ड्स हैं जो पहले किसी सेंटेंस में आ चुके हैं। हम एक पांचवा वर्ड है जिसको वहां लेके आना चाहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जैसे क्वेश्चन आया था जी कि हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ड यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो नोट कीजिए, परहैप्स उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सपोज दैट किसी एक जगह पे 4 वर्ड्स जो हैं वो आ गए हैं, W1 टू W4, हमने वहां पर 5th वर्ड लगाना है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये 5th वर्ड लग भी सकता है कि नहीं। देन वन ऑप्शन इज कि हम उस 5th वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें विद रिस्पेक्ट टू द अदर 4 वर्ड्स जो पहले आ चुके हैं। और ये क्लासिकल आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी ऑफ W5 विद रिस्पेक्ट टू, या गिवन दैट कि W1 टू W4 are also actually appearing in the same sentence. Okay, so एक ऐसा मॉडल वो कहते हैं, या तो PW आप फाइंड करना चाहें, PW ये वाला, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ n given that n-1 which is this one. Okay, एग्जांपल दी गई, ये जनरलाइज कर दिया गया उसको। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ लैंग्वेज मॉडल। जी बेटा, कोई क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर ठीक है। अभी हम उस तरफ नहीं आए हैं कि हमने ये निकालना कैसे, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी तरफ अभी जल्दी से आते हैं जी। तो इस कोर्स का वैसे फ़ायदा ये है कि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर आपने देखा अभी तक हम थ्योरी में बहुत कम थी हमारी, और जिस तरह से पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा कि टोटली हम कैलकुलेशंस ही कर रहे थे, बेसिकली दैट इज़ ऑल प्रैक्टिकल वर्क। आज भी सारा काम प्रैक्टिकल वर्क ही होगा, देखिएगा। ओके, हाउ टू कंप्यूट PW। तो ये वन बाय वन देखते हैं जी। फर्स्ट इसमें याद रखिएगा 2 चीज़ें हैं। PW से मुराद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दीज वर्ड्स अकरिंग लेट्स से इन ए सर्टेन सीक्वेंस, जैसे ये PW। और और कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई एक वर्ड की हम प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि उससे पहले ये सारे वर्ड्स हो चुके हैं। सो वन बाय वन देखते हैं जी। पहले हम PW की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, विच इज़ कि बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं जो इकट्ठे आ रहे हैं। तो हाउ टू कंप्यूट दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। किसी लेक के बारे में मे बी कोई बात हो रही है, मे बी किसी रिवर के बारे में बात हो रही है कि जी इसका जो पानी है वो बहुत ट्रांसपेरेंट, बड़ा साफ सुथरा है, दैट। ओके, तो अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस सेंटेंस की, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जो इंट्यूशन है याद रखिएगा वो है चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर हमारे लिए वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो वो चेन रूल क्या होता था, क्या था वो हम देख चुके हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है जो है वो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, या बी ए लिख लें, डजेंट मैटर, इट्स द सेम वन, डिवाइडेड बाय, रिमेंबर जो भी डिनोमिनेटर होगा डिवाइडेड बाय दिस। और अगर हमने इसमें से ये वाली एलिमेंट ये वाला निकालना है तो बेटा वो लास्ट ये याद कीजिए, बता चुका हूँ कि इसको एक साइड पर रख लें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच इज दिस थिंग। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के जॉइंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कॉमा प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी गिवन दैट कि ये जो है अकर साथ में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेटा याद रखें जो हमने एग्जाम्पल ली है ये जैसे ये है, देखें इसमें इट्स आ रहा है, उसके आगे वाटर आ रहा है, फिर इसके आगे इज आ रहा है, फिर उस इज के आगे सो आ रहा है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इज इट्स के बाद वाटर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, एक मिसाल है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लेंगे
और फिर हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर गिवन दैट कि उससे पहले इट्स आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा ये दो दो की कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। अगर हमारे पास जैसे चार वेरिएबल हों, जैसे वो हमने जनरलाइज चेन रूल ये वाला नीचे किया था, तो चार चार की कैसे होगी? फर्स्ट जो भी वर्ड आ रहा है, ए का मतलब है बेटा इवेंट, यानी कोई वर्ड आ रहा है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे सेकंड वर्ड की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल गिवन दैट कि उससे पहले ए आ चुका है, ए वर्ड आ चुका है। तीसरे वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तीसरे वर्ड की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट उससे पहले दोनों वर्ड आ चुके हैं, ए और बी। चौथे वर्ड की प्रोबेबिलिटी डी गिवन दैट कि उससे पहले ए बी सी तीनों आ चुके हैं। दिस इज हाउ द चेन रूल एक्चुअली जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अप्लाई होता है। आई थिंक ये आप सब लोग समझ रहे हैं। इसको बेटा हम जनरलाइज कर दें जैसे इस पे, तो ये वही है जो हम इधर देख चुके हैं। इसकी एक सिंपल फॉर्म जो है वो ऊपर दी गई, ये वाली। तो रिमाइंडर जी हो गया, कोई इसमें इशू? सर अगर सब वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो फिर उस केस में तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा सिलेक्शन में? सेम कैसे हो सकती है मेरी जान, पहले मुझे ये बताएं आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ वर्ड्स हैं, दिस इज व्हाट या व्हाट इज दिस, ये तीन वर्ड्स हैं। दिस इज व्हाट, मींस मींस के क्या प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है देखें दिस कुछ के बाद केसेस इज में? आ रहा है, दिस के बाद इज आ रहा है, इसके बाद व्हाट आ रहा है पहले में। दूसरे में आपने कहा व्हाट इज दिस, तो उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पहले व्हाट आ रहा है, व्हाट के बाद इज आ रहा है, इसके बाद दिस आ रहा है। टू डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे यस ख्याल सर। में आप ज़रा अंडरस्टैंड करने की बेटा कोशिश करें। व्हाट इज दिस एंड दिस इज व्हाट, पहले कहा था व्हाट इज दिस एंड दिस इज व्हाट, इस तरह से दो सेंटेंस ये बनाए थे बेटा आपने। यस सर। हाँ, तो अगर आप गौर से देखें वर्ड्स की तरतीब के हिसाब से देखें तो वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगी उनकी, सेम प्रोबेबिलिटी क्यों होगी? यस सर। तो ओके, तो निकालनी कैसे है, ये है जी उसका फ्रेमवर्क। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस फार्मूला के बारे में, या जनरल जो फार्मूला ये वाला गिवन है इसके बारे में जी हमारी बिल्ट हो, ठीक है। तो चेन रूल जो है ये बार बार इस्तेमाल होगा। तो अब ये देखें फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पर, तो चेन रूल अप्लाई टू कंप्यूट जॉइंट प्रोबेबिलिटी वर्ड इन सेंटेंस, वही बात आ गई। तो नोट कीजिएगा, जब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये वाली कि बहुत सारे वर्ड्स हैं वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो गौर से देखिएगा वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें कहती है या फॉर्मूला जो होता है वो ये वाला होता है। और ये जो है ये किस चीज़ का निशान है? प्रोडक्ट। से जी ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना आपस में चीज़ों को, ठीक है। ये प्रोडक्ट का निशान है, मल्टीप्लाई करना है हमने। तो बेसिकली हमने करना है, कहते हैं कि जितनी वैल्यूज हैं, ये देखें ये आखिरी वाली है, तो आखिरी वाला वर्ड गिवन दैट उससे पहले जितने भी वर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं गिवन दैट वो उनकी, और एक एक करके तमाम की हम प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ये वाली प्रोबेबिलिटी के वो तमाम वर्ड्स एक सीक्वेंस में आ रहे हैं वो आ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे ये देखें, एग्जैक्टली ये प्रोबेबिलिटी सेम ऑफ, वही फार्मूला है, जी वही है बेटा, बार बार वही बात बस होगी, ये देखें जनरलाइज करके लिखा है। जी, ये जनरलाइज कर दिया गया, ठीक है, वही बात है बेटा। तो ये देखो बेटा, ये देखें ये जो चीज़ है ये है। गौर से देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, तो W1 यूँ समझिएगा इट्स है, W2 जो है वाटर है, एंड W3 इज है वगैरह वगैरह, WN इधर जो है ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी, यूँ समझिएगा ये एक एक वर्ड है, यूँ हो गया। अब जो चेन रूल है बेटा, अब इसको निकालने के लिए गौर से देखो वो क्या कहता है, कहता है कि आपने जो वर्ड लेना है ना, ठीक है, वो इस तरह से लेना है कि एक वर्ड और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है उससे पहले जो सारे वर्ड्स हैं वो जितने आ चुके हैं, और इसी तरह से अगला वर्ड मल्टीप्लाई करेंगे अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी और कंडीशन प्रोबेबिलिटी उससे पहले जितने वर्ड्स आ चुके हैं, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये वही रूल है। तो गौर से देखिएगा बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने पहले लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वर्ड ITS, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, अब सेकंड वाले वर्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी, और कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर्स जो सेकंड वर्ड है गिवन दैट उसके पहले इट्स आ चुका है, उसके पहले इट्स आ चुका है, गिवन दैट के W1 पहले आ चुका है, ठीक है।
मल्टीप्लाइड बाय तीसरा वर्ड क्या है, इज, उससे गिवन दैट उससे पहले इट्स वाटर आ चुका है, गौर से देखें, इट्स वाटर, और तरतीब भी वही बेटा रखनी है हमने, इट्स वाटर आ चुका है इससे पहले। मल्टीप्लाई करना है हमने जी किससे, सो से, और सो की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट्स वाटर इज, तीनों वर्ड्स इस सीक्वेंस में आ चुके हैं। मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपेरेंट, अगेन उससे पहले जो चारों वर्ड आ चुके हैं। इन तमाम को जी हम, ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ बेटा हमने इस्तेमाल की हुई है, ये गौर से देखिएगा, ये वाली, यही वो मल्टीप्लिकेशन हैं जो ये वाला सिंबल हमें बता रहा है कि आपस में इनको मल्टीप्लाई कर। सिर्फ अब हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हों, कोई काउंट आ जाए, कोई पता चल जाए आईटीएस या इट्स की जो प्रोबेबिलिटी क्या है, काउंट क्या है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करेंगे जी इनमें, और हमें वैल्यू मिल जाएगी, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो फ्रेमवर्क समझ आ गया, अप्लाई करना कैसे है बेटा वो भी एक समझ आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल्स और देखेंगे जिसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो आ, अब वही बात आ गई, तो एस्टिमेट कैसे करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, तो कुड बी जस्ट काउंट एंड डिवाइड। फॉर एग्जांपल, जैसे इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट द, ये देखें, दैट द, ये पूरा सेंटेंस ये है, गौर से देखिएगा ये। अच्छा, हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना चाहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस वर्ड की फाइंड करना चाहते हैं जी, कि जैसे वो भी क्वेश्चन आया था ना कि यहाँ पर द आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और आ सकता है तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उसके आने की। तो लास्ट वर्ड है जी द, हम प्रोबेबिलिटी द की लेना चाह रहे हैं, और उससे पहले हम ये साथ में कंडीशन इस चीज़ की है कि उससे प्रीवियस ये पूरा सेंटेंस में इस सीक्वेंस में ये वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वन वे जो है वो सिंपल है। वन में ये कहते हैं कि काउंट कर लो, ठीक है, काउंट, काउंट करना यानी गिन लो कि कितनी जगह पर ये वाला सेंटेंस यूं है, ये एग्जैक्ट ये सेंटेंस कॉर्पस में या डेटा सेट में कितनी दफा आया है, और उसको डिवाइड कर दो कि कितनी दफा ये सेंटेंस आया है जिसमें द नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाले वर्ड्स इकट्ठे हैं, तो अगर हम इन दोनों को यूं डिवाइड कर देंगे, वन वे ये है कि ऐसा हो जाएगा। द प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये वाला प्रॉब्लम इसमें, जी बात समझे बेटा। यस सर। जी ये है कि अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाते हैं तो वही बात आ गई ना। अब जैसे ये प्रीवियसली, अब करना कैसे है इसको, इसका तरीका उन्होंने कहा जी एक तरीका तो ये है कि काउंट कर लें, काउंट करके जो सीधा काम मुका लें, लेकिन मसला ये है कि दे वुड बी मैनी सेंटेंसेस, तो उसकी सर्चिंग पे इन चीज़ों को फाइंड करने में इट विल टेक टाइम, एंड टाइम इज मनी। तो फिर अब कैसे करेंगे, वी विल नेवर सी इनफ डेटा फॉर एस्टिमेटिंग। अब पूरे का पूरा कॉर्पस ही देखना पड़ेगा आपको सिर्फ एक सेंटेंस के लिए, और अगर इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस है तो तब क्या होगा। तो इसका मतलब है वी नीड समथिंग एल्स। तो यस, अब आ जाइएगा एंड्राइड मार्कov, दिस जीनियस, इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जनाबे आला, गौर से देखिएगा, और ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने, मैं कहता हूँ एक जिसे कहते हैं ना वो T20 में अट्ठा मार देना, वो वही बात है कि हाउ हाउ एक्चुअली वो कहते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त सिंप्लीफिकेशन है, वो ये है कि अगर आपने ये पूरा कैलकुलेशन करनी है, जो हम कह रहे हैं कि द की हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, द एक्चुअली लास्ट वर्ड होगा, इधर इधर याद रखिएगा, द इधर आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि द आएगा, द से पहले जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के ये सारे वर्ड्स आएंगे। वो कहते हैं जी सिंपल है, आप सिर्फ इन दो की प्रोबेबिलिटी यूं कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और ये इसके बराबर ही होगा। अब आप कहेंगे हाँ ये क्या हुआ, गौर से देखें। सर ये जो पहले वाला है इसमें थोड़ा डाउट आ सकता है, मगर ये दूसरे वाला जो मे बी के बाद में है ये ये वाला थोड़ा क्लियर है, जो आ, सेकंड में। नहीं, नोट कीजिएगा ये हो क्या रही है बात, आपने अंडरस्टैंड ये करनी है पहले, वो इसके जी जी बाद सर, वो होगी। ठीक है, वो दैट के बाद द आ रहा यूं है समझिएगा मगर बेटा, मे बी। द जो है ना, द जो है ये WI है, यानी ये कोई आखिरी वर्ड है। तो डैड जो है ना ये WI-1 है, उससे पहले एक लोकेशन पे ये डैट आएगा।
तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस वर्ड की भी आपने प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, इतनी लंबी चौड़ी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये करें कि वो वर्ड उठाएं और उससे जो एक प्रीवियस है उससे, याद रखिएगा ये रूल को बेटा आपने समझना है। अगर आपने इस रूल को समझ लिया देन यू विल गेट द होल पिक्चर। कोई भी जैसे उठाएं, जैसे ये है, अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने बेटा ये करना है कि आप वो वर्ड उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी को सिर्फ आपने देखना है उससे पहले जो एक वर्ड है, दैट्स इट। उससे प्रीवियस जाने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज ब्यूटिफुल सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। इसको हम फॉर्मली आगे जाके भी देखेंगे। द जो है वो हमारा आईएथ वर्ड है, यानी बेसिकली लास्ट वर्ड है, ये जो भी जिस मर्जी पोजीशन पे ये वर्ड है। हमने अगर इसकी देखनी है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो इससे सिर्फ एक वर्ड जो प्रीवियस होगा, सिर्फ एक प्रीवियस वर्ड, उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी चेक कर लें तो आपको द की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। दैट इज अ ब्यूटीफुल असम्पशन बाय जो है वो आंड्रे मार्को। और जैसे अभी जिक्र हुआ है कि खाली शायद दैट कर देना शायद वुड बी टू स्ट्रिक्ट रूल, तो वो कहते हैं ऐसा करें कि दो को कर लें, ये नहीं, इस जी तरह कर सर, लें। यही मे कह बी रहे हैं। दिस वुड बी मेक्स मोर सेंस कि दैट ओनली के साथ ट्रांसपेरेंट भी आ। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि डैट की ट्रांसपेरेंट के साथ, और ट्रांसपेरेंट की आप सिर्फ उसके प्रीवियस वर्ड विच इज सो। तो नोट कीजिएगा कि पहले हमने फाइंड करनी थी 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स के साथ द की प्रोबेबिलिटी, और अब हमारी गेम जो है अगर यहाँ है तो सिर्फ दो पे आ गई है, और अगर हम यहाँ रहते हैं तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स की बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो मार्क ऑफ तो असम्पशन बेटा आपने समझनी है कि क्या है। तो सर इसमें भी वो वैल्यूज किधर से आएंगी इसकी? जी वो भी बता देते हैं ना बेटा, वो भी देख लेते हैं। आप बेटा पहले अंडरस्टैंड कर लें कॉन्सेप्ट, जी फ्रेमवर्क ठीक है सर, अंडरस्टैंड कर लें। जब आपको बेटा ये फ्रेमवर्क असल अंडरस्टैंड हो असल काम होता है बेटा फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करना। जो वैल्यूज है ना, वो कोई भी एग्जांपल अभी आपको दे जा सकते हैं नंबर्स, और आपको लेकिन ये पता हो कि करना क्या है आपने उनके साथ, वो बात का मसला है। आप ये पहले अंडरस्टैंड करें कि करना क्या है मैंने, ठीक है जी बेटा। दिस इज द पॉइंट जो कि जी बार बार जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ जी, प्लीज ये आपने जहन में रखना है जी रूल। किसी भी वर्ड की अगर बेटा हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस वर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उससे प्रीवियस एक, या मैक्सिमम जाएंगे जैसे यहां पर उससे प्रीवियस दो। और हम देखेंगे कि ज्यादातर मर्तबा हम वन पे रहेंगे और हमारा वन से भी काम हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम केस में आप एक के बजाय दो पे भी जा सकते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये आगे वही बात कि प्रोबेबिलिटी अगर हमने इन तमाम वर्ड्स की, लेट्स से अभी जैसे बात हुई थी, वो लेनी है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू कि डब्ल्यू आई की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम बजाय इसके कि जो है वो इन तमाम वर्ड्स की हम प्रोबेबिलिटी को देखें आपस में कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हम ये करेंगे कि हम सिर्फ उसका जो जिसे कहते हैं वन लास्ट, जिसे कहते हैं वन प्रीवियस, सॉरी वन प्रीवियस जो वर्ड होगा, हम सिर्फ उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लें। ओके, सो इस तरह की गेम शैनन ने भी, क्लॉड शैनन ने भी 1951 में जो है वो बताई थी। तो वो थी आई एम गोइंग टू मेक ए कलेक्ट। तो वो बेसिकली एक गेम है, और क्या गेम है इसको ज़रा देख लीजिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन गेट द डिटेल, बट आई वांट टू फोकस मेनली ऑन द मार्क ऑफ असम्पशन और जो उसकी जो एप्लीकेशन है। तो ये बेसिकली उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है कि एक क्लॉड शैनन जो कि अगेन अनदर जीनियस, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन हैं इसकी, इनकी इधर कंप्यूटर साइंस में। सो इन्होंने एक गेम लिखी थी 1951 में, वो भी कुछ ऐसे ही कुछ काम कर रही थी। सो तो पास्ट बिहेवियर इज अ गुड गाइड टू व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, एज देयर इज रेगुलरिटी इन द लैंग्वेज। ये कंडीशन है जी उसकी। जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, रेगुलर हैं, लैंग्वेज का मेक सेंस करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाट हैपेंड इन द फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं
अगर हमें पास्ट बिहेवियर का पता हो, और ये बेटा यही हम करना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगला वर्ड क्या आएगा मिसाल के तौर पे, यानी फ्यूचर में क्या आएगा, और हमने कंडीशन क्या रखी हुई है, हम देख किसको रहे हैं कि पीछे क्या हो चुका है। तो डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस फ्रॉम ट्रेनिंग कॉर्पस, जाहिर है। तो ये एक फर्स्ट जो है अप्रोक्सीमेशन है। फॉर एग्जांपल, ईच वर्ड हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी टू फॉलो एनी अदर। तो ये कैसे बात होगी जी, हर वर्ड जो है सोचें, तो अगर हम ये अस्यूम कर लें इस काम को करने के लिए कि जी जो भी वर्ड आता है वो किसी और वर्ड के आगे पीछे लग सकता है। एक मिसाल है, कोई भी वर्ड उठा लें, हम उसको जहाँ मर्जी चाहें किसी भी वर्ड के आगे या किसी भी वर्ड के फॉलो करा सकते हैं। फॉलो से मुराद ये बाद में आना। तो फिर अगर किसी जगह पे 100,000 वर्ड्स हों, सोचें, तो प्रोबेबिलिटी उनके किसी एक के आने की किसी एक पॉइंट पर वो बन जाएगी विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, बट सम वर्ड्स आर मोर फ्रीक्वेंट। जैसे किसी, जाहिर है डिपेंड करता है जी डेटा सेट के ऊपर। किसी डेटा सेट में अगर आप शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने कई वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह हर एक डेटा सेट के अंदर या हर एक कॉर्पस के अंदर कुछ वर्ड्स ज़्यादा जो हैं वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्राउन कॉर्पस है, उसमें द जो है वो इतने टाइम्स आ रहा है, मगर जो रैबिट है वो ओनली 11 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली जो असम्पशन है हमारी कि हम कोई भी वर्ड किसी के बाद लगा सकते हैं, सॉरी, वो ठीक नहीं है। बिकॉज के वर्ड के जो आने की जो काउंट है वो सेम नहीं होता। किसी जगह कोई वर्ड ज़्यादा लगाते हैं, कोई किसी जगह वर्ड कम आते हैं। सॉरी अबाउट दैट। ओके, लेट्स नाउ सी के ओके सॉरी, यूनिग्राम मॉडल। यूनिग्राम मॉडल एक्चुअली जिसमें हम सिंगल वर्ड्स की बात करते हैं। ओके, यूनि मीन्स वन, सिंगल, यूनिग्राम मॉडल सिंगल मॉडल। ओके, तो वो कहता है जी यूनिग्राम मॉडल बड़ी मजेदार चीज़ है। वो ये कहते हैं कि अगर हमने यूनिग्राम मॉडल में ये प्रेडिक्ट करना है कि अगला वर्ड क्या आएगा मिसाल के तौर पे, तो उसकी सबसे मजेदार असम्पशन ये है कि जो कुछ भी कॉन्टेक्स्ट है उसका वो तक सारा इग्नोर कर दें। यानी कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये कि आगे क्या वर्ड आ रहे हैं, पीछे क्या आ रहे हैं, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग। तो इन अदर वर्ड्स कि अगर हमने यूनिग्राम मॉडल, याद रखिएगा ये असम्पशन सिर्फ यूनिग्राम मॉडल की है। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। तो बाईग्राम मॉडल में ये अब कभी अप्लाई नहीं होगा। तो यूनिग्राम मॉडल अगर हम उसकी बात करें और आपको कहा जाए कि जी यूनिग्राम के ऊपर आपने ये काम करना है, तो उनमें ये एक है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मल्टीप्लाई कर दें हर वर्ड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को। यानी हर वर्ड के आने की जो अपनी प्रोबेबिलिटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, और ये फुल स्टॉप भी है इसके अंदर, नोट कीजिएगा आखिर में। अगर ये सेंटेंस हमें कहा जाता है कि हम यूनिग्राम मॉडल की मदद से इसके अंदर ये अप्लाई करें, तो इसकी जो जो आप प्रोबेबिलिटी, फिर ये असम्पशन लगाएंगे, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, तो यू विल डू इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम्टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डम्पटी sat on a wall and dot also. तो मेक श्योर ये डॉट आपने स्किप नहीं करना जरूर, बिकॉज कि ये सेंटेंस का पार्ट है। इधर ये बता दिया गया है कि यहाँ पर ये डॉट आएगा। तो यूनिग्राम मॉडल में वी इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट। तो वो जो पहले जो बात हुई है मार्कोव असम्पशन की और वो चेन रूल की, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम जो सिंगल वर्ड्स हैं उनकी जिस सीक्वेंस में वो आ रहे हैं उनकी हम प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है जी। ओके सर। ओके, नाउ लेट्स एग्जांपल। ये एमएलई जो होता है ये मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेट है, ये आगे भी आएगा वर्ड बहुत ज़्यादा। तो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट जो होता है, मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेट या मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, कि हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यूनिग्राम मॉडल, फॉर एग्जांपल दो सेंटेंसेस है जी हमारे पास। Humpty Dumpty sat on a wall, full stop. Humpty Dumpty had a great fall, full stop. तो द फर्स्ट थिंग, जैसे ये कॉर्पस है हमारे पास, ये डाटा सेट है जी। अब हमने वही यूनिग्राम मॉडल इस पे अप्लाई करना है।
ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल भी गिवन है, तो करेंगे कैसे? बड़ा आसान है जी। आप वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लें। आप काउंट कर लें जी एक वर्ड कितनी दफ़ा आया है। ओके, एक वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा आया है। फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू के, यानी हम कोई वर्ड है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप देखें कि वो वर्ड का काउंट क्या है पूरे कॉर्पस में। दिस सी स्टैंड्स फॉर काउंट। तो काउंट ऑफ डब्ल्यू के यानी उस वर्ड का काउंट, डिवाइड करते हैं उसको जो टोटल नंबर ऑफ जो उसके अंदर वर्ड्स हैं उनके काउंट के ऊपर। ये सम है जी। सम ऑफ डब्ल्यू के से मुराद ये है कि जितने भी वर्ड्स उस कॉर्पस में हैं उन वर्ड्स के ऊपर उसे डिवाइड करें। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हमटी क्या है, गौर से देखें। ये कॉर्पस है, नोट कीजिएगा हमटी 2 दफ़ा आया है यहाँ पर, ये देखें 2। तो उस वर्ड की अपना काउंट जो है 2, वो ये वाली, ये 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ गिनने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल Humpty Dumpty sat on a wall, 1 2 3 4 5 6, this is 7। ओके, देन Humpty फिर आया। अच्छा, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जी काउंट कर लिए जी, 7 इधर है, जी 7 सर इधर 14 है। है। ठीक है, वी गेट 14। सो द आइडिया इज ये 14 वही वाला है, ये वाला। सो यूनिग्राम मॉडल में सिंपली काउंट द फ्रीक्वेंसीज, और जो वर्ड की फ्रीक्वेंसी जिसको आप देखना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो, काउंट दैट अकरेंसेज उसके कितने हैं, डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के। सो ऑन जो है ये 1/14 होगा, क्योंकि ऑन जो है वो इन दोनों सेंटेंसेस में 1 टाइम आया है। अगर मैं आपको कहूँ फुल स्टॉप है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये कितनी होगी? सर इसकी भी इनकी जितनी ही निकलेगी 1/14 ही आएगी। सर 2/14 हो गया। 2 टाइम्स है जनाब, 2 Yeah, टाइम्स, 1/7. 2 टाइम्स 2/14 which is 1/7, बिल्कुल ठीक है। 1/7. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? तो नो यूनिग्राम सर, मॉडल, जी जी बेटा। नो सर, नो सर, नो। ओके, तो यूनिग्राम मॉडल हमने देखा है। अच्छा, यूनिग्राम मॉडल में वर्ड ऑर्डर इज नॉट कंसिस्टेंट, या कंसिडर भी नहीं करते हैं। यानी आप यूनिग्राम मॉडल में देखें, क्योंकि हमने इंडिविजुअल वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, जैसे ये है, तो बेशक आप इसको इस सीक्वेंस में निकाल लें तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो ये सेम होंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी Humpty Dumpty sat on a wall, उनकी आपस की जो प्रोबेबिलिटी है वो Humpty Dumpty sat on a wall, ये सेम नहीं है। डम्टी हमटी वट जो मर्जी पहले ले आए, जो मर्जी बाद में ले जाएं, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। वर्ड ऑर्डर जो है वो भी कंसिडर नहीं किया जाता। दिस इज जिसे कहते हैं ना सीरियस लिमिटेशन, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं असल में कि एक वर्ड आया है और उसके बाद कौन सा वर्ड आ सकता है, या एक वर्ड अगर यहाँ पर है तो इसके प्रीवियस क्या वर्ड आ सकता है। अगर आपने ऐसा काम करना है तो यूनिग्राम मॉडल फिर इज एक्चुअली नॉट सुटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क। उसके लिए आपको कम से कम बाईग्राम मॉडल में जाना पड़ेगा। तो दोनों में फर्क क्या है जी, नजर आ गया जी सबको? नोट करेंगे सेंटेंस ये वाला, यस सर। ये है हमटी डमटी, और नीचे क्या है? डमटी हमटी। Dumpty Humpty. ये आप हमटी डमटी देख लें, डमटी हमटी कर लें, एक ही चीज आएगी, दोनों सेम आएगी। ओके, बायग्राम मॉडल पे चलते हैं जी, विच इज एक्चुअली द मॉडल दैट वी वांट टू यूज। और हमारी ज़्यादातर जो डिस्कशन है अगले लेक्चर में भी मोस्ट प्रॉबेबली वो इसी पे ही होगी। दैट इज कि दो कम अज कम 2 वर्ड्स जी, ये 2 वर्ड का मॉडल है। बाय कहते हैं 2 को, तो हम अब
उस मॉडल की बात कर रहे हैं जी कि जिसमें कम से कम 2 वर्ड्स को हम देख रहे होंगे। ओके, सो अब इसके लिए assumption हमारी क्या होगी या कंडीशन क्या होगी कि अब हम प्रीवियस वर्ड जो है, याद रखिएगा कि जब आप 2 वर्ड्स की बात करेंगे तो आप बेसिकली ये देखना चाह रहे हो कि मैं नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या आएगा इस कंडीशन के साथ कि उससे प्रीवियस ये वाला वर्ड पहले आ चुका है। तो वो वाली बात कि ए गिवन बी वाली प्रोबेबिलिटी वाली बात याद रखिएगा। ओके, ए गिवन बी कि अब ए क्या आएगा, अगला वर्ड ए है, उससे पहले क्या आ चुका हुआ है कंडीशन के साथ कि बी पहले आ चुका हुआ है। सो वो हम बेटा देख चुके हैं कि अगर आपने आयत वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको उससे प्रीवियस तमाम वर्ड्स की जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन मार्कov असम्पशन हमें ये कहता है कि इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्ड आपने जो कंसिडर करना है आप उस वर्ड को ले लो, गिवन दैट कि उससे जो प्रीवियस वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, और एक स्टेप भी पीछे और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये करंट वर्ड है, समझ लीजिए, जिसको आप अभी देख रहे हो, और ये जो अगला उसके बाद दिया हुआ है ये उससे एक स्टेप प्रीवियस है। सिर्फ आप एक स्टेप पे रहो तो आप फिर भी ये कैलकुलेशन ये काम कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस है, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल अगेन डॉट। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमने बायग्राम मॉडल तो 2 वर्ड्स जनाब, 2 वर्ड्स। ओके, अच्छा अब नोट कीजिएगा, पहला वर्ड है हम्टी, तो हमने पहले वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट व्हाट, गिवन दैट, नोट कीजिएगा, हम्टी क्योंकि फर्स्ट वर्ड है, हम्टी से पहले क्या है, एस। एस मीन्स स्पेस, यूं समझिएगा स्पेस है, स्पेस मीन्स दिस इज द फर्स्ट वर्ड। कि अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम्टी क्या पहले वर्ड आ सकता है कि उससे पहले अगर कुछ और है ही नहीं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा वर्ड है जी इधर डम्टी, डम्टी गिवन हम्टी होगा क्योंकि डम्टी से पहले हम्टी आ रहा है सेंटेंस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड गिवन एक प्रीवियस वर्ड। रिमेंबर, इसकी खूबसूरती ये है कि हम सिर्फ एक प्रीवियस वर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मार्क ऑफ असम्पशन। वरना अगर हम यहाँ पर सैड की बात करें तो आना चाहिए था सैड गिवन हम्टी डम्टी, के 2 प्रीवियस वर्ड हैं और पहला हम्टी है दूसरा डम्टी है। मगर अब सिर्फ हम बात करेंगे 1 प्रीवियस वर्ड की, दैट सैड के पहले जो है वो डम्टी का वर्ड आया। इसी तरह से ऑन, और ऑन से पहले अगर हम देखें तो ऑन से पहले सैड है। इसी तरह से ए की बात करें तो ए से पहले ऑन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल की बात करें, वॉल से पहले ए है। और याद रखिएगा हमें इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिकॉज वो भी गिवन है इधर सेंटेंस में, इससे पहले वॉल है। तो इन तमाम के जनाब जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, जाहिर है उनको आपस में रिमेंबर मल्टीप्लाई हो रही हैं ये सारे यहाँ पर, डोंट फॉरगेट दिस, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है जी हमने आपस में, देन वी विल गेट दी वट एवर इज द प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ वेरी सिंपल जिसे कहते हैं मेथड जिसमें हम बायोग्राम्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो बताएं। नो सर, जी क्लियर है बेटा सारा कुछ, जैसा कि है। आसान है आज काम, है ना। जी सर। ओके, सो एस्टिमेटिंग द बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज, अब वही बात आ गई जो मैक्सिमम लाइकलीहुड है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज कहाँ से ढूंढेंगे इनमें, ज़ाहिर है हमें प्रोबेबिलिटी का वो फिट करना तो आ गया हमें कि हम ये निकाल लेंगे। बिकॉज देखिए हम वर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वर्ड्स के साथ काम करने के लिए हमें काउंट पे गुजारा करना होगा, यानी हमें कॉर्पस में एक्चुअली वर्ड्स के काउंट देखने होंगे। और जो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट है, MLE का वर्ड जो आया था किधर, ये जो 3-4 स्लाइड से पहले MLE, ये MLE जनाब होता है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट। अच्छा, ये वाली बात है कि अब हमने बात प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि करंट वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन दैट कि उससे प्रीवियस एक वर्ड कोई आ चुका है। तो उसके लिए जनाब ये करें कि काउंट करें हम कि प्रीवियस वर्ड कॉमा वर्ड, जो करंट वर्ड है, प्रीवियस वर्ड कॉमा वर्ड, और डिवाइड करते हैं उसको काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि WI जो है ये करंट है,
जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और WI-1 जो है ये प्रीवियस है। ओके, सो आप इन दो वर्ड्स को बस समझिए जो मैंने लिखे हैं, आप इनको यहाँ पर फिट कर दें। ये प्रीवियस है, कॉमा वर्ड, इसका मतलब है कि कोई एक प्रीवियस वर्ड आया और उसके साथ अगला वर्ड आया, उनको काउंट करें, कहाँ कहाँ आए हैं, कितने आए हैं, डिवाइड कर दें उनको हम काउंट ऑफ के प्रीवियस वर्ड कितनी दफ़ा पूरे कॉर्पस में आया। ठीक है, यस जी बेटा कोई क्वेश्चन इसमें? इसको शॉर्ट फॉर्म में सी कह देते हैं जी। हम जो है सी का वर्ड यूज करेंगे, और सी जो है वो काउंट के लिए याद रखिएगा यूज होगा। ओके, तो जहां पर भी अब आप सी का वर्ड देखेंगे क्वेश्चन में, क्विज में, एग्जाम में, याद रखिएगा सी फॉर काउंट। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा सर, इसमें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि ये जो प्रीवियस वर्ड है, जी जब हमने इसको वर्ड के साथ काउंट करना है तो हर दफा वो उसका प्रीवियस होना चाहिए पूरे कॉर्पस में। जी ऐसे ही है बेटा। यहाँ पर देखें, ये जो बात है ना ऊपर ये वाली, किधर गया मेरा कर्सर, ये तो बेटा ये वाली जो बात है ना, ये यही कह रहा है कि वो तमाम जगह पे काउंट करें जहां पर, लेट्स से कोई वर्ड देख लेते हैं ना पीछे से, जैसे सैट ऑन है मसलन, या ऑन ए है, तो हम बेसिकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये मैं ग्रीन कलर कर लूँ ताकि ना समझ आए बात। तो ये मसलन हम ऑन की देख रहे हैं, नहीं ऑन ए है ना, सॉरी, तो ए बाद में आया ना, तो हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन प्रीवियस आ चुका है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? तो यहां पर हम जी क्या सर। करेंगे, काउंट देखेंगे बेटा, जहां जहां ऑन पहले आया है और ए बाद में आया है, ये, और उसको डिवाइड कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी काउंट ऑफ ऑन पे, यूं। सर यही मेरा क्वेश्चन है जी जी कि ये जो ऑन है जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है, जी ये जी हर दफा ए से पहले आना चाहिए, जी, तो फिर ही हम इसको यही काउंट यही करेंगे या बेटा, सिर्फ ऑन को काउंट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऑन ए दोनों। अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी बेटा हम फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ए गिवन ऑन, बेटा आपने क्वेश्चन भी तो देखना है ना क्या किया है। आपने क्वेश्चन ये किया है कि मुझे बताओ कि मैं ए को ढूंढ रहा हूँ और ए से पहले ऑन आया है, ठीक है ना, तो बेटा आप सिर्फ ऑन और ए की बात करेंगे, किसी और को यहाँ पर जो है वो आप ऐड नहीं करेंगे। मीन सर जहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ऑन, वो भी हर दफा ए के पहले आना चाहिए, तो फिर ही हम नहीं उसको ये काउंट करेंगे, मगर ऑन ना को, नहीं 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 सिंपल है। नहीं, ये ऑन है कि ऑन जहां पर भी आया है उसे काउंट कर ले। प्रीवियस ठीक हो वर्ड गया सर, ऑन, मतलब यस, जब भी ऑन आया उसको हमने काउंट नहीं करना है। नहीं, ऑन ये देखें, और ये प्रीवियस वर्ड है ना I-1, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी ऑन आया है उसे काउंट कर। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो है वो हमने ये देखना है कि ऑन आया है पहले और ए बाद में है, ठीक है। तो वर्ड में कई दफा ऑन होगा, ऑन अनदर शिप मिसाल है, ऑन अनदर शिप, ऑन अनदर अनदर रूम, तो वहां पर भी हमने ऑन काउंट करने हैं, वो काउंट यहाँ आएंगे जहां पर ऑन के बाद ए नहीं आ रहा। ओके, जहां जहां भी ऑन आया है वो से काउंट करते हैं। हम अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको वो जो आपका पॉइंट है वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया सर। जी बेटा ये समझ गए पॉइंट। अब आपको ये भी पता चल गया जी, अब हमने वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाली, काउंटिंग करनी है जी, हमने गिन लेना है। ऑफ कोर्स अभी हम आते हैं तो अभी हम काउंट करके ये भी देख लेते हैं, ठीक है जी। ये स्लाइड क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल अगेन। वही दो सेंटेंसेस है जी, 7 अगेन हमने गिने थे, ऊपर हैं 7 ही जो है वो नीचे हैं। अब हम बायग्राम की बात कर रहे हैं। ओके, बायग्राम मॉडल्स, तो हमने अगेन वही बात की थी, काउंट फ्रीक्वेंसीज कर लो। फॉर्मूला बेटा ये जो है ये याद होने चाहिए जी, सबको जेहन में होने चाहिए, याद रखिएगा। ये बेटा वही फार्मूला है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। ओके, तो अब अगर हम किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उससे प्रीवियस वर्ड भी हम, उसके साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि काउंट कर लेंगे अब हम प्रीवियस वर्ड कॉमा करंट वर्ड, डिवाइड कर देंगे जी प्रीवियस वर्ड पे। फॉर एग्जांपल ये देखें, सैट और डम्टी, प्रोबेबिलिटी करंट वर्ड जी हमारा है सैट, यानी सैट बाद में आया है, डम्टी उससे पहले है, याद रखिएगा जी। ओके,
तो सैट अभी आ रहा है, यानी जो नेक्स्ट वर्ड है वो सैट है और प्रीवियस वर्ड जो है वो डम्पटी है। तो जरा सेंटेंस में देख के बताइएगा कि सैट और डम्पटी आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये कि हम बात करें जी सैट बाद में है, गिवन दैट प्रीवियस वर्ड डम्पटी है। तो यहां पर देखें, ये एक ही अकरेंस है, इसका गौर से देखें जरा, समझ आ रही बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन हमने जो बात की थी काउंट कर लेना जी हमने दोनों जगह, जब ये इकट्ठे आ रहे हैं जिसमें पहले प्रीवियस वर्ड आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, तो बेटा प्रीवियस वर्ड डम्पटी है, याद रखिएगा, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो सैट है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसको मैंने करंट कहा था, करंट कह लें, नेक्स्ट कह दें, एक ही मतलब है। तो प्रीवियस वर्ड डम्पटी है, तो यहाँ पर देखें प्रीवियस डम्पटी आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड या करंट वर्ड सैट आ रहा है। तो ये एक दफा आया दोनों सेंटेंसेस में, गौर से देखें। वन डिवाइड हमने बेटा किस पे करना है, जो प्रीवियस वर्ड है उसका काउंट देखें कि वो पूरे कॉर्पस में प्रीवियस वर्ड कितनी दफा है। तो नोट कीजिएगा बेटा, प्रीवियस वर्ड मैं जरा इसको रेड कर दूं, तो प्रीवियस बेटा वर्ड ये है, इसमें प्रीवियस वर्ड जो कॉर्पस में है बेटा वो एक दफा ये आया है, एक दफा ये आया है, ओके, दो दफा है। तो बेटा हम उसको 2 पे डिवाइड कर। अगली एग्जांपल, हैड डम्पटी। अगेन हैड बेटा नेक्स्ट वर्ड है, डम्पटी जो है वो प्रीवियस वर्ड है। इसका मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं कि डम्पटी हैड, यानी डम्पटी हैड कहाँ कहाँ आ रहा है। तो गौर से देखिएगा, तो मैं इसको अब एक और कलर कर लूँ जी, ये कलर कर लूँ। तो डम्पटी हैड हम नोट करेंगे, ये देखें कॉर्पस में डम्पटी हैड जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो ये 1, ओके 1। इसके लिए नोट कीजिएगा ये 1 यहाँ से, ये वाली चीज़, ये वाली। और प्रीवियस वर्ड जो है वो डम्पटी है, वो हम पहले देख चुके हैं जी, डम्पटी कॉर्पस में 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो हम जो है वो 2 जो है वो ले। जी बेटा, क्वेश्चंस। तो आई थिंक वो बेटे आपने जो क्वेश्चन किया था आपको उसका आंसर मिल जाना चाहिए खुद ही यहाँ से। जी सर क्लियर हो गया जो सर। यहाँ पर बेटा ऑन था ना, वो ऑन वाला क्वेश्चन आपका, तो यहाँ से क्लियर हो जाना जी चाहिए, जहाँ जहाँ भी ऑन आएगा जी आपने सर, काउंट करना। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें और है बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। ओके, कोई नो सर। क्वेश्चन? नो सर। ओके, एग्जांपल और है जी। तो ये है, अगेन नोट कीजिएगा, सेंटेंस जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है, ये तो एस भी दिया गया है, तो हमें बता दिया गया आई एम सैम, और दोनों जगह एस है। तो इसी तरह से ये देखें, सैम आई एम, ये अगेन दोनों जगह भी एस एस के आगे, एंड ऐसे आई डो नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम वट एवर जो भी है। तो हम यहाँ पर भी उसी तरीके से जो काउंट है ये इनको करके इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे। तो कॉर्पस जो है वो हमें गिवन है, ये कॉर्पस है जी, इसकी बेसिस पे जी हमने तमाम जो कैलकुलेशंस है वो करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, गिवन के उससे पहले जो है वो एस आ रहा है, ओके, आई से पहले एस। तो इसका मतलब है कि ये मैंने अगर बेटा निकालना है तो ये इस तरह से निकलेगा, प्रोबेबिलिटी के पहले आया एस, उसके बाद आई आए, ठीक है, क्यों, और डिवाइड मैंने इसको बेटा कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ किस पे, आई पे। जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? सॉरी, प्रीवियस वर्ड पे करते हैं, सॉरी एस पे, एस पे, सॉरी एस, ठीक है। सो आई गिवन एस, तो ये हम देखते हैं जी, पहले एस आना चाहिए फिर आई आना चाहिए जी। तो ओ सॉरी, किधर गया जी मेरा कॉर्पस, ये। तो ये नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले एस फिर आई जी, कितने जगह आ रहा है जी? दो जगह। 2 times. ठीक है, मगर सर इधर एक क्वेश्चन है, ये एस तो मुझे एक किस्म का कोई टैग लग रहा है, टैग है, समझ क्या लें, इसको भी हम... या बता दिया गया कि इससे पहले कोई कोई निशानी है यार, कोई सिग्नल है, कोई निशानी है, कोई फुल स्टॉप है, हु नोस ठीक है। क्या है।
लेकिन बात यह है कि बताना है, यानी वो कह रहे हैं कि जी बताएं कि, यानी यूँ समझिएगा एस से मुराद ये है कि आई से पहले कुछ भी नहीं। यूँ समझिए, इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि सेंटेंस स्टार्ट ही आई से हो रहा है, तो ये उसका सिग्नल भी हो सकता है। ओके, सो हम बेटा काउंट कर रहे थे, किसको काउंट कर रहे थे जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन एस, ऐसे ही है? यस, आई गिवन एस याद रखिएगा। और हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना है? आई गिवन एस जी, यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो किधर गया जी कर्सर मेरा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन एस कैसे कैलकुलेट होगा हुजूर? ओए खैर हो जाए। सर काउंट ऑफ आई जिससे पहले वो एस आया हुआ है जी और काउंट ऑफ डिवाइडेड बाय क्या? काउंट ऑफ ऑल एस। काउंट ऑफ क्या भला, पहले क्या आना चाहिए? सर आई जिससे ना पहले ना एस ना आया ना हुआ ना है ना ना जो ना इकट्ठे आए हुए हैं। ये काउंट ऑफ एस आएगा, फिर काउंट फिर ऑफ आई आई जाएगा उसके बेटा, साथ मल्टीप्लाई होगा, और काउंट ऑफ डिवाइडेड क्या? बाय। एस, ये एस सर इधर एस आएगा। बिल्कुल। अच्छा वैल्यूज बताएं बेटा, काउंट देखें सर कॉर्पस 2 में और अब 3। कितनी जगह है? एस आया है आई से पहले, ओके, एस आया है आई तो से दो पहले, दो देखें दो जगह निशान लगा हुआ है, ये और ये दो। और टोटल कितनी दफा एस आ रहा है जी? 6 तीन दफा। ओ नहीं 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 6 टाइम्स आ रहा है सर, 6 टाइम्स। 3 वो तो स्लैश है ना सर साथ। वो तो उसका हाँ हाँ स्लैश सॉरी है। सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, ओ मेरी माय मिस्टेक, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, अन्य वाई मैं कर रहा हूँ काम है, सॉरी 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 सॉरी। 3 3 जी सर 3 है। 2/3 जनाब, ओके। So you can see here 2/3 which is 0.67। इसी तरह से बेटा probability of Sam given S, इसका मतलब है कि हमने S पहले आया और Sam बाद में आया। तो यहाँ पर देखें S और Sam, ये देखें एक ही जगह एक है। आया है, और उसके बाद हमने जाहिर है 1/3 आ जाएगा क्योंकि वो S जो है वो 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। यस वो हम पहले कर प्रोबेबिलिटी चुके ऑफ एम आई, अब मैं ये बाकी आप पे छोड़ता हूँ जी, आई होप अब आप बाकी जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो वो जैसे कासिम ने क्वेश्चन किया था जी थोड़ी देर पहले जी, वो काउंट कहाँ से आएंगे या वो वैल्यूज कहाँ से आएंगे, बेटा अब आपको काउंट का भी रूल बता दिए। और अब आपको ये भी जी पता लग ठीक जाना है चाहिए कि अगर आपको कॉर्पस दे दिया गया है जैसे कि ये है, तो अब आप इसमें से काउंट कैसे निकालते हैं वो भी बेटा आपको बता दिया गया, ठीक है बेटा। जी कोई ठीक है क्वेश्चन है तो सर, बताएं। इसकी एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दे दो। चले दे देते हैं। चले ये आसान सी है जी यार, जी सब इसमें फिर कौन ठीक सा हो काम जाएगा। है? है मजेदार वैसे ही काम है ना। ये सर मजे का काम है। हाँ चले, आसान सी चीजें वैसे, ये बाय द वे ये बहुत आसान चीज है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं यार। अच्छा जी यार कोई सर क्वेश्चन नहीं वैसे आप इसकी असाइनमेंट दे, आप इसकी असाइनमेंट दे, हम उसकी लाइब्रेरी के साथ एक ही मेथड कॉल करके कर ले। है? हाँ, मैं तो कहता हूँ आप बगैर मेथड के भी वैसे ही कॉल कर रहे हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी, बाकी लोग भी सुन रहे हैं कि नहीं? बस एक दो लोग ही बात कर रहे हैं, बाकी तो खामोश हैं आज। यस सर। जी सर सुन रहे हैं। जी जी थैंक यू। बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताते जाएं। नो सर। ओके थैंक यू जी। नो सर। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा जी ये बाकी की जो वैल्यूज आ रही हैं ये प्लीज आप खुद कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? ये वाकई ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ओके देन लेट्स मूव अहेड। ओके तो एनग्राम मॉडल जाहिर है अब हमने 2 की देख लिया, हमने बायोग्राम को देख लिया, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू ट्राईग्राम्स। ट्राई मींस 3 वर्ड्स के ऊपर, 4 ग्राम्स एंड 5 ग्राम्स। एक्चुअली आप जितना बढ़ाते जाएंगे थिंग्स विल बी गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। उसके लिए आपको मोर कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, बिकॉज 2 वर्ड्स के दरमियान निकालना फिर उसको 3 वर्ड्स पे जनरलाइज करना, तो 3 वर्ड्स के लिए आपको प्रीवियस 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैंने आपको बाईग्राम बता दिया है, सोचें ज़रा, मुझे बताइएगा ज़रा, और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ट्राईग्राम में चाहिए, तो क्या करेंगे आप? इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है हम 3 वर्ड्स को कंसीडर करेंगे। तो बेटा आप ये करेंगे, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, चेंज कर दूँ कलर, कि मसलन मैं कहता हूँ जी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी के आई आ रहा है,
और आई से पहले मसलन एस और एम आ चुका है, एक मिसाल है यही हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो 3 वर्ड्स की बात हो रही है बेटा इसमें। तो जाहिर है आप जितने वर्ड्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे, आपका मॉडल जो है और जो कंप्यूटिंग है आपकी वो बढ़ती जाएगी। ओके, दिस इज द ट्राइग्राम, 3 वर्ड्स। 4 ग्राम और ज्यादा वर्ड्स, यानी एक वर्ड के प्रीवियस 3 वर्ड्स को देखना पड़ेगा आपको। 5 ग्राम्स में एक वर्ड के प्रीवियस 4 वर्ड्स को देखना पड़ेगा आपको। ओके, अब क्या ये ठीक है कि हम सिर्फ प्रीवियस वर्ड की बेसिस पर अगले वर्ड का फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं इनसफिशिएंट मॉडल है। व्हाई? बिकॉज लैंग्वेज के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज होती हैं। वो कैसे? नोट कीजिएगा, ये सेंटेंस एक दिया हुआ है, आपको समझ आए। द कंप्यूटर, जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, which I had put into machine room on the 5th floor crashed। कहना वो चाह रहा है कंप्यूटर क्रैश हो गया है, चेक करो। तो बीच में ये जो वर्ड्स हैं ये कहां से हैं? तो ये भी वर्ड्स उसने ऐड कर दिए। तो डिपेंडेंसी देखें, लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी, वाह डिस्टेंस है दोनों वर्ड्स के दरमियान। ओके, तो बताना वो चाह रहा था जी जो कंप्यूटर है जनाब आला वो बेचारा क्रैश हो गया है, और उसको बताने के लिए व्हिच आई हैड पुट इनटू क्रैश। तो ये भी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से है। तो क्या जो एन ग्राम मॉडल्स हैं फिर वो इस जिसे कहते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे? वो कहते हैं जनरली स्पीकिंग वी कैन गेट अवे। गेट अवे किसको कहते हैं जी? जान छुड़ाना, जान छुड़ाना या कोई एक जल्दी से रास्ता निकाल लेना। विद एन ग्राम मॉडल कहते हैं उसको काम करके भी गुजारा हो जाएगा हमारा। तो मॉडलिंग विद अ लार्ज एन, और जाहिर है जितना बड़ा एन करते जाएंगे आप, यानी ट्राईग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तो उसका फायदा क्या होता है? रिच कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन बेटा जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जैसे ट्राईग्राम में पिछले 2 वर्ड्स, 4 ग्राम में पिछले 3 वर्ड्स, 5 ग्राम में पिछले 4 वर्ड्स। तो जाहिर है आप जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे, आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है उसका वो और अच्छा होता जाएगा वर्ड का। लेकिन इसका कॉन्स क्या है? स्पार्सनेस। स्पार्सनेस किसको कहते हैं बाय द वे? कि ये डाटा बड़ा स्पार्स है जी, आपने वर्ड सुना होगा। गूगल करके बताइएगा स्पार्स किसको कहते हैं। उसकी उर्दू में आसान ट्रांसलेशन क्या होगी? पर कम होना। कम होना। जी सर। हाँ, स्पार्सनेस ये होता है जिसे कहते हैं इक्का दुक्का, जैसे जंगल में इक्का दुक्का दरख्त थे, समथिंग लाइक दैट। तो वो जहाँ पर डेटा जो है उसकी समझ लीजिए जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, यूँ समझें कि वो इवन नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्पार्सनेस। सर स्कैटरनेस समथिंग, यानी कि स्कैटर डाटा। वही ना, स्कैटर डाटा होता है कि क्लस्टर में ना हो, ग्रुप में ना हो, बिखरा बिखरा, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। जी 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 ओके, तो मार्कअप अजम्पशन की सर, हमने, हाँ जी। वैसे स्कैटर जो डाटा होता है उसको क्लासीफाई करना ज़रा ज़्यादा आसान नहीं हो जाता, वो मुश्किल हो जाता है। स्कैटर्ड डाटा को क्लासिफाई करना कैसे करेंगे? जैसे इस एग्जांपल में ये भी तो स्कैटर है ना, कंप्यूटर कहाँ पर है और क्रैश कहाँ पर है। जी सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो ये भी तो एक है ना प्रॉपर। जी जी, ये ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं ना होगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। जी ओके, मार्कअप अजम्पशन वी कैन, वही बात है, हमने बात की थी मार्कअप अजम्पशन की कि फ्यूचर के आने वाली आइटम की हम शॉर्ट हिस्ट्री, और हम तो बात करें शॉर्ट से क्या मुराद है, बल्कि प्रीवियस एन एक वर्ड की हिस्ट्री पे। तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री में लास्ट एन माइनस वर्ड्स हों तो एन माइनस वन ऑर्डर जो है मार्कअप मॉडल और एन ग्राम होगा। ठीक है, तो वही बात है बेटा यहाँ पर कि अगर हिस्ट्री में लास्ट एन माइनस वन वर्ड्स हैं तो वो उसको कहते हैं एन माइनस वंथ
ऑर्डर मार्कऑफ मॉडल और एन ग्राम मॉडल, वही बात जैसे हमने की थी। मोस्ट यूज एन ग्राम्स में बेटा ये 3 जिसके हम बात कर रहे हैं, 1 हमने देख ली है, 2 हमने देख ली है, 3 को हमने नहीं देखा। ऑल्दो कि मैं आपसे ये कहूँगा कि वंस यू हैव अंडरस्टूड बायोग्राम, तो अब आपको ट्राइग्राम मॉडल में भी कुछ एग्जांपल्स देखनी चाहिए। यानी आप खुद से भी ये जो एग्जांपल हमने की थी ये वाली, इसको जरा ट्राइग्राम मॉडल में आपने ट्राई करना है जी। ओके, ट्राइग्राम में ट्राई करना है। तो ट्राइग्राम में बेटा यही होगा कि आप करंट वर्ड की जो है वो करंट वर्ड एक होगा, लेकिन उसके 2 प्रीवियस वर्ड्स होंगे, P1 P2 यूं। आप उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। तो मॉडल एग्जैक्टली वही है, लेकिन आपको ये खुद करना चाहिए। हो सकता है मैं आपको ये करने के लिए दे दूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे जी हमने तो ट्राइग्राम किया नहीं था, तो हमें आपने ट्राइग्राम क्यों दे दिया। भाई क्यों नहीं दिया आपको, आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, तो आप ट्राइग्राम पे अप्लाई करने में क्या कौन रोकता है आपको। ओके, सो इसकी जी हाँ जनाब आपने टेस्ट कर लेना, ट्राई कर लेनी, इसको समझ लेना आपने खुद से। सर ट्राइग्राम में चेन रूल नहीं लगेगा प्रोबेबिलिटी का? बेटा अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो वही है, और कर क्या रहे हैं बेसिकली अभी तक। बायोग्राम में हमने वही तो लगाया तो है, चेन रूल। वो तो सिंपल 2 वर्ड्स पे था ना, तो वो इतना तो वो नहीं हम था, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग जी जी सर जी जी बताएं बताएं, यही असम्पशन सर जो है ना, देखें जो जी जी सर असम्पशन है ना मार्कोव की, वो आप ट्राइग्राम मॉडल पे भी बेटा लगा सकते हैं। जी सर ठीक है, तो जिस तरह ठीक से बायोग्राम मॉडल को आपने समझा है ना, उसी तरह आप ट्राइग्राम मॉडल को समझें। ठीक सर। जी, तो ओके, तो टाइम क्या हो गया। टेक्स्ट जनरेशन विद एनग्राम्स। Okay, so ngram model trained on 40 million words from वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये बहुत मशहूर जर्नल है जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि वॉल स्ट्रीट एक्चुअली अगर आपको पता हो दुनिया का फाइनेंशियल हब है जी। न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है जिसका नाम वॉल स्ट्रीट है जी। दुनिया की सारी ट्रेडिंग समझ लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका की जितनी है वो वहाँ पर हैं। तो उसका WSJ जो है ये बहुत बड़ा जर्नल है जी। 40 मिलियन वर्ड्स के ऊपर जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग की है। एंड ये है क्या मैं समझ, months the my and issue of year foreign exchange September वर्ड सेशन एक्सचेंज न्यू इंडोर्स। ये देखें ना, यूनिग्राम मॉडल पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में, और सेंटेंस डज नॉट मेक एनी सेंस। बायोग्राम मॉडल में जब गए हैं, लास्ट दिसंबर थ्रू द वे टू प्रिजर्व द हडसन कॉर्पोरेशन टेलर वुड सीम टू कंप्लीट द मेजर सेंट्रल प्लानर। अगेन इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग नज़र आ रहे हैं। इसकी भी जो है वो कुछ सेंस समझ नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे आप कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे, यू विल सी दैट के सेंटेंसेस एक्चुअली मीन मोर सेंस, मोर मीनिंग। तो ये वाला तकरीबन सेंटेंस जो है ये समझ भी आ रहा है कि ये क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जी कि वो जो उसका जो था एन ग्राम मॉडल, उन्होंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल लिया, उसका जर्नल, उसके अंदर से 40 मिलियन वर्ड्स लिए, और उसके ऊपर से उन्होंने कहा जी चलें जनरेट करते हैं जो है वो कोई टेक्स्ट जनरेट करते हैं। और पहले उन्होंने एन ग्राम 1 लिया, तो 1 में नोट कीजिएगा कि कोई वर्ड कहाँ से उठा के कहाँ लगा दिया। लेकिन बायोग्राम में हम वो ले रहे थे कि एक वर्ड और उसके बाद उसकी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, तो उसकी बेसिस पे चूज किए गए वर्ड तो मेक्स अ लिटिल मोर सेंस। लेकिन जब ट्राइग्राम लिए आपने एक वर्ड उसके साथ प्रीवियस 2 वर्ड और वो भी आने चाहिए उसकी बेसिस पे, तो दैट एक्चुअली मेक्स मोर सेंस। तो ये वही बात है कि जितनी कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, यानी जितनी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होगी, जाहिर है उतना ही अगली प्रोडिक्शन भी अच्छी होगी। तो बायोग्राम्स ये हम बात कर चुके हैं जी। दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इनको कहते हैं मार्कऑफ मॉडल्स। जो फार्मूला बेटा हमने अप्लाई किया था वो यही है, नोट कीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट वर्ड गिवन दैट अ प्रीवियस वर्ड जो है उससे पहले आ चुका है। तो अब फॉर एग्जांपल इसको यूँ भी किया जा सकता है इस वाले प्रॉब्लम को, यानी अगर हमने कहीं पे ये फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम इसको n/1
मैट्रिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसीज का मैट्रिक्स बना लें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और वोकैबुलरी का साइज भी ज़ाहिर हमें चाहिए होगा, वो n है, जो बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो वर्ड कितने। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ड है वो ए आर, और ये डिफरेंट वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। एंड इसी तरह से ये जो वर्ड्स दूसरा वर्ड है वो भी आ रहे हैं। एंड दीज आर द काउंट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं कि ये इस तरह से काउंट है, ठीक है। तो बेसिकली बात बात की गई है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जिसमें वर्ड्स ज़्यादा हों, तो उनको करने के लिए बेसिकली हम इस तरह का मैट्रिक्स बना के भी वो जो अभी तक हम वो काम कर सकते हैं। जो अभी तक प्रीवियस एग्जांपल थी वो बहुत थोड़े सेंटेंसेस थे, जैसे ये है बहुत थोड़े वर्ड्स हैं तो इनको बड़े आराम से आप काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, पूरा पूरा कॉर्पस है, तो देन शायद उसको फिर इस तरह के टेबल की शक्ल में अगर आप कन्वर्ट कर लें तो दैट वुड मेक इट मोर ईजियर टू वर्क विद। वी विल सी एन एग्जांपल नाउ इसकी। तो अब यहाँ देखते हैं कि व्हाई वी यूज बाय और ट्राइग्राम्स। ओके, तो विद 20,000 वर्ड वोकैबुलरी अगर हो ऐसी जिसमें 20,000 वर्ड्स हों, तो बायोग्राम नीड्स टू स्टोर 400 मिलियन पैरामीटर्स। ट्राइग्राम नीड्स टू स्टोर, जितना करते जाएंगे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, 8 ट्रिलियन। ओ माय गॉड, यूजिंग a language model is actually greater than the trigram is impractical. तो to reduce the number of parameters जिनको हम जाहिर है जो हैं वो इनको रिड्यूस करेंगे ताकि हम उनके साथ काम कर सकें। तो एक तो तरीका ये कि डू स्टेमिंग एंड ग्रुप वर्ड्स इन सेमेंटिक क्लासेस, यानी जो एक वर्ड है उसकी जो क्लास बनती है उसके जो उस क्लास के जो तमाम वर्ड्स हैं उनको एक ही क्लास में आप प्लेस करना शुरू कर दें। एंड जो वर्ड बहुत कम दफ़ा आ रहे हैं, जैसे कोई एक दफ़ा आया है तो उसको आप ज़ीरो कहने कि वो हमने देखा ही नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द जिसे कहते हैं हैकिंग दैट इज़ डन टू रिड्यूस दीज नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लेकिन शायद हमें इतनी लेवल पे जाना ही नहीं पड़ेगा, जो हम अभी करेंगे देखेंगे। लेट्स डू एन एग्जांपल नाउ, ताकि वो जो 2 by 2 का ये जो टेबल था और हमने वर्ड्स के साथ करना क्या है, लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आप किस तरह से जो है वो इसको देखेंगे। नोट कीजिएगा, एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज़ फूड लंच स्पेंड। तो ये तमाम इसको एक रो में भी देख बता कर दिया गया है और लिख दिया गया है, और इसको एक एग्जैक्टली वही है, आई वांट टू ईट चाइनीज़ फूड लंच स्पेंड। तो इसको उन्हीं वर्ड्स को एक कॉलम्स में भी लिख दिया गया है। ये जो है आगे ये फ्रीक्वेंसीज हैं कि आई जो है वो 5 टाइम्स आया है, वांट आई जो है वो 2 टाइम्स आया है, टू आई जो है वो 2 टाइम्स आया है, ईट आई 0 टाइम्स आया है। इसी तरह से आई वांट जो है वो 827 टाइम्स आया है, एंड सो ऑन। बहुत सारी यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉर्पस है उसमें ज़ीरो काउंट भी दिया गया है। ज़ीरो काउंट का मतलब है वो दो वर्ड इकट्ठे नहीं आए, ठीक है। सो ये कुछ फ्रीक्वेंसीज है, और टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस हमें एन बता दिया गया है जी कि 9222 सेंटेंसेस। ओके, ये कहीं से एक सैंपल उठा के और उसमें वो काउंट वर्ड्स के जो हैं वो हमें दे दिए गए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए जी कि हर जो वर्ड है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो उसका अपना काउंट क्या है उस कॉर्पस के अंदर। तो ये आई है, आई का काउंट है 2533। इस तरह वांट है, उसका काउंट है 927 एंड सो ऑन। तो बाकी मानदा जितने वर्ड्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, उनके भी काउंट यहाँ पर हमें जो है वो दे दिए गए। ओके, अब हमने करना क्या है, अब हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ओके, प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। पिछले टेबल में जाइए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आई और आई जो है, नोट कीजिएगा वैल्यू यहाँ पर वो है 5, तो इसका काउंट है 5। ओके, तो 5 है, तो अगले टेबल में चले जाएंगे जी। अब यहाँ पर बेटा 5 था, याद रखिएगा आई और आई में। अब हमने करना क्या है, हमने 5 को डिवाइड कर देना जी आई के काउंट पे, क्योंकि हम आई और आई के टेबल में हमने आई के काउंट पे डिवाइड कर देना है 2533 पे। दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2533। तो कोई कैलकुलेशन करके प्लीज मुझे बताएगा रिजल्ट क्या आता है।
फाइव डिवाइडेड बाय 2533, तो आंसर आता है 0.00197, ऐसे ही है जी सर यही आ रहा है। जी। तो बेटा 0.00197 है, क्योंकि 1 आ रहा है उसके बाद 9 आ रहा है, तो वो 0.002 उसे जो है वो राउंड अप कर दिया गया है, ठीक है, राउंड अप कर दिया गया। तो इसी तरह से नोट कीजिएगा, ये वाली वैल्यू है यहाँ पर है, मैं एक दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बता दूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। और बेसिकली ये करने के लिए आप ये करें कि एक्सेल में ये सारे वैल्यूज डाल दें एक्सेल में, और एक फार्मूला लेके आप एक झटके में ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करवा सकते हैं। अब जैसे वांट है, तो वांट में नोट कीजिएगा वी हैव 827, ये यहाँ पर काउंट है सॉरी 827। अब ये 827 हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बेसिकली हम करेंगे 827 डिवाइडेड बाय जो टोटल काउंट का अपना जो सॉरी वांट का अपना काउंट है, दैट इज 927, ठीक है। सो अगर मैं इसको करूं तो मैं कर देता हूं जी 827 डिवाइडेड बाय 927, दैट इज नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आई एम डूइंग इट रॉन्ग गाइस, नोट कीजिएगा, दिस इज अ कॉलम सॉरी रो जिसमें आई है, ये देखिए गौर से। तो बेसिकली हमने करना क्या है, ये गलत है जी, मैं सॉरी दिस इज माय बैड, मैं आई करेक्ट माई सेल्फ जी, नोट कीजिएगा ये रो में आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर था 827, इसको आप डिवाइड करेंगे आई के काउंट से, दैट इज 2533। इस सारी रो में जितने भी वैल्यूज हैं उनको आई के काउंट पे जी आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप 827 को डिवाइड करेंगे जी, मैं कर देता हूँ 827 डिवाइडेड बाय जी है 2533, दैट इज 0.326। तो 0.326 को हम 0.33 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया जी ये काउंट हमने कैसे, ये सॉरी प्रोबेबिलिटीज हमने कैसे निकालनी है। दूसरी रो है वांट की, तो जाहिर है यहाँ पर आप ये करोगे कि आप अब वांट का टोटल जो है इस रो में, अब आपने वांट के टोटल से जो काउंट है वांट का, आपने तमाम जो वैल्यूज गिवन थी उनको आपने वांट पे जो है वो डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल जो वांट के अंदर ये देखें सेकंड जो नंबर है हमारे पास, सॉरी काउंट है यहाँ पर, वो है 2। तो अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू, ये दिस इज 2 था, 2 को हमने डिवाइड कर देना जी, काउंट वांट का काउंट जो है वो 927 है, सो दिस इज 927, ओके। सो अगर हम इसको करते हैं, वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 927, दिस इज 0.00221, देन 0.00215 है, तो वही बात आ गई, 0.00215 था तो 22 आ गया, ओके, एंड सो ऑन। तो ये है जी जो है रॉ बायग्राम प्रोबेबिलिटीज जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। आई होप अब आप कर लेंगे जी। बेटा समझ आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस जी, जी सर। क्वेश्चन है बेटा, बताइए, मैंने आपको बता दिए, गाइड कर दिए कि ये पहला वाला रेड वाला जो है वो आपने, लेट मी चेंज कलर, रेड वाले के लिए बेटा आपने ये वाला काउंट यूज़ करना है, और सेकंड रो जो ग्रीन वाली है उसके लिए आपने ये वाला काउंट यूज़ करना है। और जाहिर है जब आप 2 पे जाएंगे तो 2 के लिए आप 2417 वाला जो है उसके ऊपर आप तमाम इन जो है रो को डिवाइड कर, ठीक है। देर आर प्लेंटी ऑफ जीरोज हियर, नाउ दिस एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हमने ठीक भी करना है, बिकॉज कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसी वर्ड की ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि ओवरऑल रिजल्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉबिलिटी जाहिर है उसकी प्रॉबिलिटी भी ज़ीरो निकलेगी, तो वो अगर किसी और जगह इस्तेमाल हो रहा है किसी और कैलकुलेशन में तो सारा रिजल्ट उसको ज़ीरो कर देगा। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और इसको हम देखेंगे कि हम इसको ठीक कैसे करते हैं, स्मूथिंग। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात भी करेंगे जी। आगे चलें जी, इससे ये हो गया क्लियर कि किस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं। तो आपने ये यस करना सर। है जी, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
ये वाला बेशक कॉलम 2 बना लें और उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ डाल दें, ये वाली। और सेकेंडली आप ये करें कि ये वाली वैल्यूज़ भी कहीं पे उसमें नोट कर लें, एंड यू विल हैव टू राइट अ सिंपल फार्मूला हियर कि इसको पकड़ो और इसको इस नंबर पे डिवाइड करते जाओ, इसको पकड़ो इस नंबर पे डिवाइड कर दो, एंड सो ऑन। इट विल टेक यू आई थिंक लेस देन 5 minutes टू डू ऑल ऑफ दिस, एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल वैल्यूज़ जो यहाँ जो निचले टेबल में गिवन। लेकिन अगर कल को आपको ये एग्ज़ाम में या किसी क्विज में करने के लिए दे दिया जाए तो मेक श्योर यू नो कि आपने ये काम किस तरह से करना है। ओके, Yes, sir. राइट। सो वही बात आ गई, वी वांट एक्चुअली एस्टिमेट्स ऑफ सेंटेंस प्रोबेबिलिटीज। तो अब ये नोट कीजिएगा, ये पूरे सेंटेंस की वही जो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सेंटेंस है, लेट्स से कि वो आई से शुरू हो रहा है और एस मीन्स कि उससे पहले कुछ भी नहीं है, और वो फूड पे एंड हो रहा है, फूड के बाद भी कुछ नहीं है। तो ये वही बात आ गई कि जी फूड प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जो है वो गिवन दैट एस पहले है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वांट गिवन। ये बायोग्राम है जो अभी तक हम काम कर रहे हैं। और ये वैल्यू कैसे आ गई है, ये वैल्यू ज़ाहिर एक एग्जांपल आपको दी गई है कि कहीं ना कहीं से ये वैल्यूज़ आएंगी। और आई एम नॉट श्योर कि ये पिछले टेबल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं। अगर आप गौर से देखें, फूड है, इंग्लिश है, तो फूड तो है लेकिन वर्ड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास काउंट नहीं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये वही बात रिपीट हुई है जो हम मल्टीपल टाइम्स पीछे कर चुके हैं। तो व्हाट काइंड्स ऑफ नॉलेज, जैसे इंग्लिश और वांट जो है उसके आपस में आने की प्रोबेबिलिटी नोट कीजिएगा, ये है विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन चाइनीज़ और वांट की उससे बेहतर प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह टू और वांट ये बहुत जो है बड़ी 66% चांस यूँ समझिएगा, ये लिखा हुआ है। 28% चांस है जी ईट और टू का, और टू ईट का। एक्चुअली वांट टू होना चाहिए, टू ईट होना चाहिए। टू फूड जो है वो ज़ीरो है। स्पेंड वांट जो है वो भी ज़ीरो है, एक मिसाल दी गई है। और जो है वो आई से पहले अगर आई स्टार्टिंग में है तो वो 25% प्रोबेबिलिटी है उसकी। जो एग्जांपल दी गई है कि कुछ की प्रोबेबिलिटी हाई होगी और कुछ की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत लो भी होगी। तो दिस इज़ नेचुरल, इसमें कोई वो स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कॉर्पस और कि उसमें वर्ड्स किस सीक्वेंस में क्या आ रहे हैं। अगेन ये वैल्यूज कहाँ से आ गई हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये कहीं से काउंट नहीं लिए गए हैं, हमें नहीं बताया गया कहाँ से आ गई। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कुछ की ज़्यादा आ रही है, कुछ की कम आ रही है। नेक्स्ट, पीओएस टैगिंग। तो पीओएस टैगिंग भी बहुत बड़ा फील्ड है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं एरिया है। इसको पीओएस भी कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। और टैग करना, टैग करने से मुराद ये आइडेंटिफाई करना कि है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई सब्जेक्ट है, और एंड सो ऑन। सो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि वी हैव अ सेंटेंस, पॉल क्रुगमैन प्रोफेसर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ऑन मंडे। सो यहाँ पर ये डिफरेंट, जैसे पॉल है, क्रुगम है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन जिसे एनएनपी। अब ये हमें देखना पड़ेगा ये एनएनपी से मुराद क्या है। जाहिर है या ये देखिएगा एनएनपी इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स हैं, ये प्रॉपर नाउन है जी। और डीटी जो है, डीटी डिटर्मिनर है। ठीक है, जो है वो डिटर्मिनर है। प्रोफेसर जो है वो नाउन है। ठीक है, तो प्रोफेसर नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन में फर्क पता है ना आपको, यहां से देख लें आपको फर्क पता चल जाएगा। ये प्रोनाउन है, नेम जो होता है वो प्रोनाउन होता है, और प्रोफेसर जो है वो नाउन होता है। एट ये इन है, इन जो है वो प्रपोजिशन है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल दी जा रही है कि पीओएस होता है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होती क्या है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हर वर्ड को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो वर्ड इस सेंटेंस में मीनिंग क्या रखता है। वीवीडी वर्ब पास्ट टेंस, ये भी बता दिया गया है कि वो वॉज है और वो पास्ट टेंस में है। और अवॉर्डेड अगेन वीबीएन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है। तो डीटीएमएन ये डिफरेंट हैं। ये जो टैग लगे हैं यहाँ पर ये बहुत जगह पे यूज होते हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी लकी जी, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है जी पीओएस टैगिंग के ऊपर। जैसे हमारी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, अगर आप उसमें देखें क्या पीओएस टैगिंग हमारे पास अवेलेबल है।
आप हैरान परेशान और खौफनाक जिसे कहते हैं उसमें पहुंच जाएंगे कि जी के किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सो यू हैव एन एरिया, ओपन एरिया, जिसमें आके आप छलांग लगा सकते हैं और यू कैन इवन डू योर PhD इफ यू वांट टू। सो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, अब ये टैगिंग होती कैसे है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है? इधर नाउन होगा और उससे प्रीवियस जो है वो कोई और वर्ड आएगा, या ये वर्ड है इसका यही टैग बनता है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम जी, जिसको हम जी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 58 हो गए। आई थिंक वी विल स्टॉप नाउ एंड इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम जी हम POS टैगिंग से ही जी यहाँ से जो आज मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जी हम यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि POS टैगिंग करते कैसे। जी गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके जी, 7:05 पे जी आपका क्विज स्टार्ट होना है जी, प्लीज़ नोट कर लीजिए और मेक योरसेल्व्स अवेलेबल। कोशिश कीजिएगा जी टाइम पे आप सबमिट करवाएं। प्लीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपने लेट सबमिट करवाया तो मैं देख लूँगा कितना लेट है, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट को टॉलरेट नहीं करता और उसका फिर जो नतीजा निकलेगा वो ज़ीरो की शक्ल में निकलता है। तो प्लीज़ तैयारी रहिएगा। अगर आप वर्ड का डॉक्यूमेंट में एक आपको मिलेगा जिसमें आपने आंसर लिखना है, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो टाइप उसमें करके उसको सबमिट करवा दीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक कागज़ पेंसिल पकड़ के अपना नेम और ID अभी से लिख लें बेशक उसके ऊपर। जैसे क्विज़ आपके सामने है, वर्ड में क्वेश्चन पढ़ें और सिर्फ उसका आंसर जो भी बनता है वो उस कागज़ पे लिख के उसकी एक पिक्चर उतार के वो आप अपलोड कर दीजिएगा। एंड सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।